नमस्कार साथियों, आज हम कम्युनिज्म पर बात करें। कार्ल मार्क्स की दी गई विचारधारा, वैज्ञानिक अवधारणा मार्क्सवाद पर बात करेंगे। साथियों, ये कम्युनिज्म का नारा कोई बहुत पुराना नहीं है, पर ये हम कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक समाजवाद है वही मार्क्सवाद है, या वैज्ञानिक समाजवाद ही साम्यवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद ही मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद की अवधारणा बीए ऑनर्स के विद्यार्थियों के पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्न पत्र में भी है, और एमए के विद्यार्थियों को भी मार्क्सवाद की अवधारणा पढ़नी पड़ती है पाठ्यक्रम में। तो आज इन दोनों ही विद्यार्थियों के लिए, बीए पाठ्यक्रम और एमए के पाठ्यक्रम के लिए, मैं आपसे मार्क्सवाद पर कुछ ज़रूरी बातचीत करूँगी। साथियों, ये जो कम्युनिज्म का नारा है, बल्कि नारे से पहले स्वप्न है, इसका सबसे बड़ा पक्ष है बराबरी पर। बराबरी पर यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था की स्थापना हो, बराबरी पर स्थापना हो, और अपने प्रचंड प्रभाव के बावजूद पूंजीवाद जो कभी हमें नहीं दे सकती वह है समानता, बराबरी। पूंजीवाद के मुखालफत में ये मार्क्सवाद खड़ा हुआ। मार्क्सवाद के विकास के मूल में ही आप देखें कि एक गैर बराबरी की अवधारणा अंतर्निहित है। लाभ की लगातार वृद्धि के उद्देश्य से संचालित पूंजीवाद का कार्य व्यापार जो है ये मुनाफे की ओर अधिक है, और मुनाफा भी ऐसी हवस को जन्म देता है कि एक तरफ नए नए उन्नत उत्पाद की भीड़ लगा देता है, और दूसरी तरफ नए नए खरीदार पैदा करता है, यानी जिनमें खरीदने की ताकत है वे वर्चस्व में जीते हैं, और जो कुछ हाथों को सीमित कर दिया जाता है, बाकी बहुसंख्या वंचितों की होती है। तो जिनके पास खरीदने की ताकत नहीं है, जिनके जेब में रुपया पैसा नहीं है, वे लगातार दीनहीन, क्षीण होते जाते हैं, और वो शोषितों के खांचे में, वंचितों के खांचे में आ जाते हैं। तो दुनिया के पैमाने पर ये जो अमीर गरीब देश बनते जा रहे हैं, और देशों के पैमाने पर जो अमीर गरीब लोग बनते जा रहे हैं, पूंजीवाद की मुखालफत में मार्क्सवाद खड़ा होता है। और मार्क्सवाद की पूरी अवधारणा दरअसल इन्हीं दो वर्गों को, कि समाज में, युग में हमेशा से ये विद्यमान रहे हैं, शोषक और शोषित, यानी अमीर लोग जिनके पास सरप्लस है, जिनके पास बहुत कुछ है, और वंचित शोषित जिसका हक और हिस्सा और अधिकार लेकर ये सरप्लस हुए हैं। पूंजी वर्चस्व में जीने वाले लोग, पूंजी को जीने वाले लोग, पूंजीपति लोग। तो खैर, तो आप ये देखें कि जैसे मैंने कहा कि दुनिया के पैमाने पर अमीर गरीब देश हुआ करते हैं, और देश के पैमाने पर अमीर गरीब लोग हुआ करते हैं। हम इसे और थोड़ा सा खोल कर देखें तो सत्ता हमेशा से इन्हीं प्रभुत्व संपन्न लोगों, इन्हीं प्रभावशाली लोगों, इन्हीं पूंजीपतियों, व्यापारिक और सामाजिक हितों की, उन्हीं की रक्षा हो रही होती है। इसीलिए इसे लोकतंत्र नहीं, बुर्जुआ लोकतंत्र कहा जाता है, अधिनायकवाद कहा जाता है, डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं, जहाँ डोमिनेंस है, पूंजी का डोमिनेंस है, और जहाँ पूंजीपतियों की के हकों की और अधिकारों की सुरक्षा की जाती है, रक्षा की जाती है। वंचितों की, सर्वहारा की बात कोई सुनने वाला, कोई सुनवाई है ही नहीं। तो खैर, तो मार्क्सवाद को समझने के लिए इस गैर बराबरी को भी समझने की ज़रूरत है। अब आप देखें कि ये जो पूंजीवादी सत्ता है, ये जो प्रभावशाली वर्चस्व रसूखदार लोग हैं, इनकी व्यापारिक सामाजिक हितों की रक्षा करते करते पर्यावरण तक की, यानी सृष्टि, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, इनके भी दरअसल इस हद तक इनकी लूट मच जाती है कि ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, नदियाँ सूख जाती हैं, जंगल के जंगल तबाह हो जाते हैं। अब ये जल, जंगल, ज़मीन, इस पर सबसे बड़ा हक किसका है? मनुष्य प्रजाति का है।
इसे इसको सर्वसाधारण के हक में, हित में देखा जाना चाहिए। लेकिन जल जंगल जमीनों के बंजर होने, लूटे जाने और सूखते जाने, तबाह होते जाने की बात कर रही हूँ मैं। हर तरफ प्रॉफिट गेन का खेल, मुनाफा मुनाफा मुनाफा। जैसे मुनाफा ही ईश्वर है, पीर है, पैगंबर है, मुनाफे का नशा बहुत बड़ा नशा है। तो साथियों, जाहिर है कि जहाँ इतनी असमानता होगी वहाँ लगातार असंतोष पनपेगा, और असंतोष पनपेगा तो सब तरफ अशांति होगी, और अशांति होगी तो बार बार आंतरिक कलह और युद्ध होंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पूंजी की बपौती है, ये कितनी बड़ी तबाही ला सकता है इस पूरी मानवीय सृष्टि के लिए, प्रकृति और समाज के लिए। हम मार्क्सवाद के बहाने इस पर भी बात करेंगे। अब मुनाफे की हवस जो है, ये मनुष्य की आदिम हवस बनती जा रही है। मनुष्य के संबंध तोले जा रहे हैं बाजार के नियमों के आधार पर। मनुष्य परिभाषित हो रहा है, सार्थक और सफल मनुष्य वो कहा जा रहा है जो जितना इस गलाकाट प्रतियोगिता में शामिल है और जो छलांग लगाकर आगे बढ़ जाना चाह रहा है, ये इन प्रकारेण वो अपनी सफलता और सार्थकता सिद्ध कर रहा है, और जो अपनी जेब में रखे हुए रुपए पैसे से जिसका मूल्य निर्धारित हो रहा है, यानी बाजार उसकी कीमत लगा रहा है। तो ये स्वार्थ का सबसे बड़ा सिद्धांत मैं कहूँगी इसे, पूंजीवाद। ये लगातार अन्याय को बढ़ा रहे हैं, और बल्कि पूंजी जो है ये ताकतवर का सबसे बड़ा हथियार है, जो कमज़ोर पर विद्रोह, जो कमज़ोर को के शोषण में काम आता है। और यही वजह है कि जो वंचित रह गए, जो कमज़ोर रह गए, वो विद्रोह पर उतर आते हैं। तो मार्क्सवाद एक ऐसे समाज का स्वप्न दिखा रहा है जहां मुनाफे की अंधी हवस ना हो, जहां आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी वो प्रक्रिया समाज में लागू हो, समानता की प्रक्रिया लागू हो कि सब तरफ हर वर्ग, हर ये स्तर भेद, वर्ग भेद मिट जाए समाज से। चलिए, इसे थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। हमारे प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक हैं के दामोदरन। उन्होंने कहा कि दार्शनिक प्रणालियों और सिद्धांतों को तभी ठीक तरह से समझा जा सकता है जब उनका अध्ययन उनकी आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में किया जाए। यानी आप देखें कि मनुष्य प्रजाति को और इस समूची सृष्टि को बचाने में हमारा अध्ययन कहीं अधूरा न रह जाए। हमें राजनीतिक दृष्टि से भी, हमें सामाजिक दृष्टि से भी, और सबसे ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से अध्ययन करने की ज़रूरत है। कार्ल मार्क्स भी तो कमोबेश यही कह रहे थे। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, दरअसल ये एक दर्शन ही है, एक फलसफा है, एक दार्शनिक विचार है। इस तक पहुंचने के पहले हम क्यों ना ऐसा करें कि पश्चिमी दर्शन तक पहुंचने से पहले, या उनकी तत्कालीन बहसों को साथ साथ रखते हुए, हम दरअसल भारतीय दर्शन को भी खंगालें। भारतीय दर्शन परंपरा का भी एक परिचय लेते चलें, एक अध्ययन करते चलें, और जिस तरह से हमें भौतिकवाद समझ में आएगा, जिसे आप मार्क्सवाद कह रहे हैं, हमें समाजवाद समझ में आएगा, मार्क्सवाद का एक रूप है, हमें साम्यवाद समझ में आएगा जो मार्क्सवाद का आदर्श रूप है। तो हम सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को खंगालते हुए हम केवल पश्चिम के दर्शन की बात नहीं करेंगे, बल्कि भारतीय दर्शन परंपरा को भी एक बार जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगेल से मार्क्स तक किस तरह से यात्रा करता है, मार्क्सवाद को समझने में हमें इस सरणी को अपनाना होगा। पूंजीवादी क्रांति के साथ ही दुनिया में पहली बार उद्योगपति और कामगार, यानी पूंजीपति जिसके पास बड़े बड़े उद्योग हैं, और कामगार यानी श्रमिक वर्ग, ये दो विभाजन बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ गया। एक तरफ पूंजीपति थे जिनके पास अपार पूंजी थी और उस पूंजी का नियंत्रण था उनके पास, और दूसरी तरफ वे लोग थे हमसे आपसे भी निम्नतर, जो मेहनत कश थे,
जो लगातार मेहनत कर रहे थे, वो अपना मानसिक और शारीरिक श्रम पूंजीपतियों को बेचकर जो बदले में अपना पारिश्रमिक पाते थे, जो मेहनताना पाते थे, मजदूरी पाते थे, और उससे अपना भरण पोषण करते थे। यही इकलौता इनका सहारा था, एकमात्र इनके जीवन यापन का यही एक तरीका था कि पूंजीपतियों को अपना मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम बेचकर, सेवा देकर, बेचकर ये अपना जीवन यापन कर रहे थे, भरण पोषण कर रहे थे। तो जाहिर है कि दोनों के हित अलग अलग होंगे, दोनों के हित अलग अलग होंगे, तो दोनों की सरणी अलग अलग होगी, रास्ते अलग अलग होंगे। सामंती व्यवस्था यूरोप में ध्वस्त हो गई थी, और ऐसे में दर्शन के क्षेत्र में भी जो स्वभाव बढ़ रहा था, जो आचरण बढ़ रहा था, जो प्रवृत्तियां आगे सामने आई, उन्हें भी हम क्यों न साथ साथ देखते चले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बहाने। हेगेल एक द्वंद्व तक पहुंचे थे। हेगेल कार्ल मार्क्स के गुरु थे, पर हेगेल के विचार को अपर्याप्त कहकर, हेगेल के विचारधारा से असंतुष्ट होकर, असहमत होकर कार्ल मार्क्स ने एक नई विचारधारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की दी। तो आप इस क्रम विकास की अवधारणा को देखते हुए अगर आप इनके गुणात्मक परिणामों की परिवर्तन की तलाश करते हैं, तो हेगेल जिस द्वंद्व को कहा करते थे, दरअसल वो कहते थे कि जीवन में गति रहती है, एक प्रवाह रहती है, गति रहती है, और जीवन और गति के मूल में ही परिवर्तन छुपा है। ठीक, तो और ये अंतर्विरोध काम करता है, दो विरोधी शक्तियों के बीच एक अंतर्विरोध काम करता है, वहीं से विकास होता है। विकास की शक्ति उसी अंतर्विरोध में, उसी द्वंद्व में मौजूद होती है, या कहें कि वास्तविक वस्तुओं का विकास जो है वो अंतर्विरोध से ही होता है। ठीक, वास्तविक वस्तुओं के विकास की जो धारणा है, वो जो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, जो अंतर्विरोध होते हैं, उसी के कारण होता है। तो हेगेल का दर्शन जो है वो प्रकृति के अनुभवों पर सारे जगत को देख रहा था, जबकि कार्ल मार्क्स जो हैं उनकी आप विचारधारा देखें तो बिल्कुल अलग तरह का हमें देखने को मिलेगा। साथियों, 1818 से 1883 तक का समय कार्ल मार्क्स का है। 1820 से 1895 तक फ्रेडरिक एंगेल्स, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने मिलकर दरअसल ये मैनिफेस्टो जाहिर किया, एक घोषणा पत्र जाहिर किया, और जिसमें ये क्रांतिकारी विचारधारा सबके सामने आई, जो आर्थिक और सामाजिक बराबरी की बात करती है, समानता की बात करती है। तो पूंजीवाद, अब आप जान रहे हैं कि पूंजीवाद के विरोध स्वरूप एक वर्गहीन समाज का सपना देखना, कल्पना करना, एक संघर्ष विहीन, शोषण विहीन राज्य की कल्पना करना, सपना देखना, और पूंजीवाद के विरोध स्वरूप पूंजीवाद का साफ साफ टक्कर लेने के लिए ये आंदोलन, मार्क्सवादी आंदोलन शुरू हुआ। तो मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को दरअसल जनतांत्रिक मूल्यों का विरोधी मानता है। जनतंत्र यानी जनता की साझेदारी, बराबरी, जनता बराबर रूप से सत्ता में, शासन में साझेदार है ना। लेकिन जो पूंजीवाद है उसके प्रजातंत्र में एक डिक्टेटरशिप दिखाई देती है, डोमिनेंस दिखाई देता है। डिक्टेटरशिप, अधिनायकवाद जिसे कहते हैं आप। तो पूंजीपतियों के हित के लिए ऐसे देशों में जहां पूंजीवाद है, दरअसल वहाँ कैपिटलिस्ट को, पूंजीपति को क्या कह सकते हैं, उसके हित की रक्षा करने के लिए, उसके मुनाफे के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए लगातार सत्ता सहायक होती है, माने लोकतांत्रिक व्यवस्था सहायक होती है। इसी को हम लोग अधिनायकवाद कहते हैं, इसी डिक्टेटरशिप को अधिनायकवाद कहते हैं। तो ये सर्वहारा का शोषण ही करने के लिए बनाई गई थी। तो ऐसे समाज में तो कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकते ना, पूंजीपति और पूंजीहीन, शोषक और शोषित, जो वर्चस्व को जी रहा है, उस सत्ता उसकी सुरक्षा कर रही है, लेकिन जो सर्वहारा है, वंचित है, जो पीड़ित है, शोषित है,
उसके हितों की रक्षा नहीं हो रही, वो लगातार और दीनहीन होता जा रहा है, हाशिए पर होता जा रहा है। तो एक ये बात, तो वर्ग का संघर्ष लगातार बना रहा है और आगे भी रहेगा, ऐसा मार्क्सवाद भी कहता है। मार्क्सवाद क्या कहता है कि ये दो वर्ग हमेशा विद्यमान रहते हैं, पूंजीपतियों का और सर्वहारा का। पूंजीपति ही शोषक हैं जो लगातार अपनी पूंजी के बल पर क्या कह सकते हैं, डोमिनेंस, डिक्टेटरशिप करते हैं, और ये सर्वहारा है जो अपनी मेहनत बेचकर, अपनी प्रतिभा बेचकर, मानसिक और शारीरिक दोनों कहा मैंने, दोनों श्रम को बेचकर उनका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कर रहा है और पारिश्रमिक के तौर पर वो न्यूनतम जीवन की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पा रहा। उसके हक और अधिकार को या जिस मुनाफे में उसकी हिस्सेदारी नहीं दी जा रही, उसे दिया नहीं जा रहा उस मुनाफे का थोड़ा भी हिस्सा, तो इसी की वजह से पूंजीपति और अधिक फल फूल रहा है, मार्क्सवाद ये कहता है, और ये वर्ग और विशेष होता जा रहा है। जबकि ये जो शेष जनता है, यानी सर्वहारा जनता है, जो शोषित जनता है, वो और अधिक दीनहीन होती जा रही है और जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पा रही। साथियों, मार्क्सवाद जो है ये धर्म विरोधी भी है, और धर्म को तो वो कहता है कि सबसे बड़ा नशा है, अफीम के जैसा इसका नशा होता है। ये नशा ऐसा है, ये सबसे खतरनाक नशा है, और पूरी सृष्टि, समूची मानवीय प्रजाति को समाप्त कर देने में ये धर्म का नशा सक्षम है। तो हमारा मार्क्सवाद जो है, मार्क्सवादी विचारधारा जो है, दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद की कल्पना करता है। सब और जिसे आप कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात जो हमारी संस्कृति में रही है, दरअसल मार्क्सवाद भी तो यही कह रहा है ना कि आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सबको समान अधिकार मिले, समान बराबरी मिले, सब बराबर हों, सबके हक एक से हो, है ना। परिश्रम के का जो मुनाफा है उस पर सबका हक बराबर हो, मार्क्सवाद ये कह रहा है। तो मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव हमारे यहाँ, जैसे आपको मैंने जब स्वच्छंदतावाद पढ़ाया था तो आपको बताया था कि स्वच्छंदतावाद सबसे पहले उससे प्रभावित हुए, उस पश्चिमी अवधारणा से प्रभावित हुई बांग्ला में आई, और बांग्ला से फिर हमारे यहाँ छायावाद के रूप में स्वच्छंदतावादी विचारधारा आई। ठीक ऐसे ही मार्क्सवादी विचारधारा हमारे यहाँ प्रयोगवादी विचारधारा पर इसका प्रभाव पड़ा, प्रयोगवाद पर इसका प्रभाव पड़ा। कार्ल मार्क्स ने पूंजी नाम की किताब लिखी थी। दरअसल कार्ल मार्क्स बहुत अच्छा दार्शनिक ही नहीं, समाज चिंतक ही नहीं, विचारक ही नहीं, बल्कि वो एक संवेदनशील कवि भी था। तो मार्क्सवादी आलोचना जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करती है, और भौतिकवादी आलोचना इसे इस तरह से समझें कि समाजवादी और यथार्थवादी, ये दो विचारधारा लेकर मार्क्सवादी चलते हैं, मार्क्सवादी विचार चलता है। ये क्या कहते हैं कि जो वस्तुएं हैं ये थीसिस हैं, और जो विरोधी वस्तुएं हैं, वस्तुओं और विरोधी वस्तुओं में लगातार टकराहट होती है, एक जूझ रहता है, एक संघर्ष रहता है, एक द्वंद्व रहता है। ठीक, तो ऐसी अवस्था आती है कि जब वस्तुएं थीसिस हैं और विरोधी वस्तुएं एंटीथीसिस हैं, और इन दोनों की टकराहट से जो नया जन्म लेता है, या इन दोनों में संतुलन बनाने पर जो नई ताकत, नई शक्ति जन्म लेती है, वो सिंथेसिस कहलाती है, यानी वही संवाद है। फिर इसे समझें कि इस संसार में हर वस्तु में लगातार परस्पर विरोधी तत्वों में टकराहट होती है, और इनमें आपस में द्वंद्व चलता रहता है। इसी को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। मार्क्स भौतिकता को, दुनिया को लगातार मौजूद उसकी उपस्थिति को स्वीकारते हैं, उसको महत्व देते चलते हैं, क्योंकि इनका कार्य कारण संबंध जो है, मार्क्स किसी परम सत्ता को, किसी आध्यात्मिक शक्ति को, आदि शक्ति को, दैविक शक्ति को नहीं मानते। मार्क्सवाद पूरी तरह से, या कार्ल मार्क्स जो हैं, भौतिकता को स्वीकार करते हैं, दुनिया की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, और कहते हैं दुनिया में लगातार दो विरोधी शक्तियों में परस्पर द्वंद्व रहता है, और इस द्वंद्व के घर्षण के बाद जो एक नई शक्ति जन्म लेती है, वही सिंथेसिस है,
और सिंथेसिस ही संवाद है। और एक समय ऐसा आएगा कि शोषकों और शोषितों के घर्षण से, की क्रांति से, जूझ से, विद्रोह से, लड़ाई से एक नई शक्ति जन्म लेगी, और जिसे हम समाजवाद और साम्यवाद, समाजवाद के ही और अधिक प्रबलतम समानता के हक की बात करने वाले साम्यवाद का रूप दे सकते हैं। ये आप ये देखें कि सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि मार्क्सवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। इनके यहाँ एक अतिरिक्त का जो सिद्धांत है या अतिरिक्त मूल्य की बात जो कही गई है, जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मैंने बताया, अतिरिक्त मूल्य की जो बात कही गई है वो इस तरह आप समझें कि साधन का, सुविधाओं का या पूंजी का भी, पारिश्रमिक जो फल मेहनताना होता है या जो मुनाफा होता है, उसका समान वितरण तो हो नहीं रहा। तो जब समान वितरण नहीं हो रहा तो जिनके पास पूंजी है, साधन है, सुविधा है या वस्तुएं हैं, है ना, प्रोडक्ट भी, तो जिनके पास है उनके पास अतिरिक्त आया कहाँ से? ये अतिरिक्त मूल्य की बात जो कार्ल मार्क्स करते हैं, ये अतिरिक्त उनके पास कहाँ से आया? उनके पास अतिरिक्त आया सर्वहारा, कमजोर, शोषित, मेहनतकश मजदूर का हक लेकर, उसके मुनाफे का हिस्सा लेकर, उसके मेहनताने का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर। हमेशा देखिए कि पूंजीपति पूंजी के मुनाफे में को सर्वाधिक हिस्सा उसका होता है और कुछ थोड़ा सा उसके मेहनत का, उसके परिश्रम का उसे मेहनताने के रूप में दे दिया जाता है। तो ये अतिरिक्त जो उसके पास आया, दरअसल यही तो सरप्लस का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, जो मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स कहते हैं मार्क्सवाद में। ठीक है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो अवधारणा थी, उसकी जो पृष्ठभूमि थी, उसको लिया हीगल से, लेकिन और ये भी माना कि संपूर्ण संसार गतिशील है, और ये भी माना कि ये गतिशील चीज़ें निरंतर परिवर्तित होती हैं, निरंतर इनमें परिवर्तन होता है। अगर विचार शुद्ध रूप से विचारवाद है तो विचार का विरोध होगा, उसको प्रतिवाद कहेंगे, और प्रतिवाद के विरोध स्वरूप जब विचार और विचार का विरोध, ये दोनों आपस में संघर्ष करेंगे तो प्रतिवाद होगा, और प्रतिवाद के विरोध में ही संवाद की स्थिति बनती है। ये लगातार प्रकृति में चलता है, ये कोई नई बात नहीं है। साथियों, ऐतिहासिक भौतिकवाद को भी देखें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के साथ, तो मार्क्स का मानना है कि प्रत्येक देश में सभी राजनीतिक, सामाजिक संस्थाएं, रीति रिवाज, समस्त जीवन भौतिक अवस्थाओं व आर्थिक तत्वों से प्रभावित है। आप देख रहे हैं, भौगोलिक स्थितियां ही नहीं, भौतिक अवस्थाएं और आर्थिक तत्वों से ही प्रभावित है। देश भर की तमाम परिस्थितियां, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, या सामाजिक संस्थाएं हो, रीति रिवाज हो, पूरा मनुष्य का जीवन दरअसल भौतिक अवस्थाओं और आर्थिक तत्वों पर टिका हुआ है, उस पर मौजूद है। इसको हम कुछ और थोड़ा सा विस्तार देते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो समानता की बात कही जा रही है कि प्रकृति और मनुष्य में कोई भेद ना रहे, तो ये बात आदिम ज़माने से हमारे यहाँ मौजूद थी। इसे ऐसे समझें कि जो आदिम व्यवस्था थी, तब मनुष्य शिकार करता था, मछली पालता था, जंगल में फल फूल ग्रहण करके जंगल से लेकर आता था, और जंगली जानवरों पर भी आश्रित था। पर जंगली जानवरों से डर कर उनसे सुरक्षा पाने के लिए मनुष्य झुंड में रहने लगा, छोटे छोटे समूह बनाने लगा, और तब लेकिन हम मनुष्यों में बराबरी का दर्जा था, हम सब बराबर थे। कोई शोषक या कोई बड़ी ताकतवर चीज, वस्तु या विचार नहीं था, और कोई शोषित नहीं था, यानी कोई कमजोर प्रजाति नहीं थी, सब बराबर थे। आदिम व्यवस्था के बाद साथियों, ये भौगोलिक परिस्थितियों, जिसको द्वंद्वाद या ऐतिहासिक द्वंद्वाद कहते हैं, इसे मैं विस्तार से समझाना चाह रही हूँ कि इसकी दूसरी अवस्था आती है जहाँ दास का प्रचलन शुरू हुआ। दास की शुरुआत हुई, दासता की शुरुआत हुई, गुलामी की शुरुआत हुई। मतलब मनुष्य ने अब धीरे धीरे खेती करना सीखा, पशुपालन करना सीखा, दस्तकारी, हाथ के हुनर उसने करना शुरू किया। भूमि पर अधिकार करने वाले
धीरे धीरे निजी संपत्ति संग्रह करने लगे। ये इससे पहले नहीं था। जब तक वो घुमंतु था, आदिम व्यवस्था की याद करें, जब तक वो जंगल पर आश्रित था, जल जमीन जंगल पर आश्रित था, तब तक गैर बराबरी की स्थिति नहीं थी। तब तक हम बराबर थे और हमारी सीमित ज़रूरतें थीं और आपस में हम एक दूसरे पर आश्रित थे, तो हम बराबर थे। लेकिन दास्ता की शुरुआत, जो दूसरा चरण आता है, दास्ता की शुरुआत होते ही, क्योंकि वो खेती करना शुरू करता है, वो ज़मीन पर अधिकार रखता है, तो वो धीरे धीरे अपनी निजी संपत्ति बनाने लगता है। ये निजी संपत्ति की बात यहाँ आ जाती है। तो निजी संपत्ति बनाने लगता है, तो ये निजी संपत्ति के संग्रह से और दूसरों को अपने खेतों में काम देने लगे, माने उनसे काम करवाने लगे, उनसे मेहनत और परिश्रम करवाने लगे। तो एक मालिक होने लगा और दूसरा गुलाम। एक अपने खेत में काम करवा रहा है और जिसके पास जमीन नहीं है वो दूसरे के खेत में काम कर रहा है, तो वो दास्ता स्वीकार कर रहा है। यहीं से शोषण की स्थिति प्रारंभ होती है साथियों। तो जब वो उसको मेहनताना देने लगा तो एक मालिक कहलाने लगा, एक दास। इसकी इतिहास की ओर ही आप देखें, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की बात कर रही हूं मैं, तो इतिहास में आप देखें तो तीसरी अवस्था, तीसरा चरण हमारा सामंती व्यवस्था का है। अब उत्पादन के साधनों में विकास हो रहा है ना, कृषि के नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं, आविष्कार हो रहा है। अब लकड़ी के या पत्थरों के औजारों से काम नहीं चल रहा, अब हल और कुदाल बनने लगे। अब कृषि की व्यवस्था बढ़ी, अब दस्तकारी बढ़ी, अब बागवानी लोग करने लगे, अब कपड़ा बुनकर तैयार हुए। तो उद्योगों में, छोटे कुटीर उद्योग और बड़े उद्योगों में काम करने वाले लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। श्रमिक कहलाए वे, अब वे मजदूर कहलाए। अब वे दास नहीं कहलाते, वे गुलाम नहीं कहलाते, अब वे मजदूर कहलाए। अब जागीरदारी की व्यवस्था, जमींदारी की व्यवस्था, ये सब शोषण का नया रूप, नया विधान, नया वितान दे रही थी, शोषण को और बढ़ा रही थी, है ना। शोषण को का और विकास हो रहा था और शोषितों को एक नया चेहरा मिल गया था वो सामंती व्यवस्था में, जमींदारी का और जागीरदारी का। इसके बिल्कुल विरोध स्वरूप, बल्कि कहा जाए कि जैसे जैसे हम ऐतिहासिक विकास की अवस्था में आगे बढ़ रहे हैं, पूंजीवाद आया। पूंजीवादी व्यवस्था ने सामंती व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति आती है साथियों और पूंजीपतियों का वर्चस्व बढ़ता है, तो जो पूंजी लगा रहा था, दबदबा उसका था, वर्चस्व उसका था, जो पूंजी लगा रहा था वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए तो पूंजी लगा रहा था। तो नए नए उद्योग स्थापित कर रहा था, नए नए उद्योग खोल रहा था, नए नए उद्योग खोल रहा था, लेकिन सर्वे सर्वा वो पूंजीपति ही था। तो पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का शोषण बढ़ा, ठीक है, मजदूरों का शोषण बढ़ा और श्रमिक खरीदे भी जाने लगे, माने उनकी मेहनत, उनका दिल दिमाग और उनका पूरा का पूरा जीवन हम कह सकते हैं कि खरीदा जाने लगा। श्रमिक से श्रमिक पैदा होते थे और पूंजीपति पीढ़ी दर पीढ़ी पूंजीपति ही रहते थे, उनका वर्चस्व और रसूख आगे बढ़ रहा था। तो श्रम का के खरीद बिक्री के कारण शोषण का एक नया चक्र शुरू हुआ साथियों। और अब क्या हुआ कि जैसे पूंजीपति अपने हित के लिए एक साथ संगठित होने लगे, श्रमिक भी संगठित होने लगे। मजदूरों में भी एक नई क्रांति और एक नया विद्रोह आया और वे संगठन में धीरे धीरे वे संगठित होने लगे, वे जागरूक होने लगे। तो पूंजी के विरुद्ध जो जागरूकता मजदूरों में आई, दरअसल इसी संघर्ष को मार्क्सवाद आपके सामने स्पष्ट करता है, शोषक और शोषितों के बीच। पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए जो विद्रोह खड़ा हुआ वो शोषक और शोषितों के बीच। साथियों, इसी ऐतिहासिक विकास क्रम को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो अधिनायकवादी शक्तियां भी सामने आई पूंजीवादी व्यवस्था के बाद। श्रमिक वर्गों का ये कल्पना मार्क्सवाद की है कि एक समय ऐसा आएगा कि मजदूर संगठित हो जाएंगे, वे अपने हक और हुकूक के लिए लड़ेंगे, वे आगे बढ़ेंगे और पूंजी पर नियंत्रण, तमाम साधन सुविधाओं पर नियंत्रण, सत्ता पर नियंत्रण मजदूरों का हो जाएगा, श्रमिकों का हो जाएगा। ठीक, जिसकी पूंजी होगी अधिनायक उसका होगा। तो श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व और पूंजी का पराजय, पूंजीपतियों का पराजय, पूंजीवाद का पराजय, ये एक सपना मार्क्सवाद का रहा। तो श्रमिक का अधिनायकत्व
उत्पादन के सभी साधन सुविधाओं में, सभी शक्तियों में सर्वहारा का उदय होगा। सर्वहारा उस पर अपना कंट्रोल कर लेगा, श्रमिकों का स्वामित्व बढ़ेगा। तो ये भी मनुष्य विरोधी बात है, ये भी तो गैर बराबरी की ही बात है। इसके बाद जो मार्क्सवाद की आदर्श कल्पना है वो है साम्यवाद की, कि अब ऐसा हो कि वर्ग विहीन समाज बन जाए, राज्य विहीन समाज बन जाए, कोई वर्चस्व, कोई दबदबा न रहे। तो वर्गहीन समाज, राज्य विहीन समाज, यानी स्टेटलेस, क्लासलेस सोसाइटी की परिकल्पना की जा रही है कि न शोषक रहे न शोषित रहे। ये दोनों न रहें तो समाज का प्रत्येक वर्ग जो है वो बराबरी पर रहे और अपनी योग्यता के अनुसार वे काम पाएं, अपनी योग्यता के अनुसार उनको काम का अवसर मिले और अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको साधन सुविधाएं मिले। ये आदर्श समाज की कल्पना है, ये साम्यवाद की कल्पना है। इसी को साथियों साम्यवाद कहा जाए। इसी साम्यवाद से ही एक वर्गहीन, एक समाज विहीन, एक राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। और वर्ग संघर्ष प्रकृति में तभी होगा, सृष्टि में तभी होगा, हमारे वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएंगे, मनुष्यों के बीच का वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा और वर्ग संघर्ष प्रकृति से होने लगेगा। मानव कल्याण हेतु नवीन खोज होगी, नए नए आविष्कार होंगे, नवीन आविष्कारों से एक साम्यवादी युग की स्थापना होगी और हम एक साथ विकास करेंगे। तो मनुष्य की होड़ जो होगी वो प्रकृति से होगी और वो नए नए आविष्कार करके दरअसल प्रकृति पर अपना अधिकार कायम करेगा।